हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। जयपुर अनप्लग के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जयपुर के इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में जिसके बारे में बहुत सारे जयपुर वालों को नहीं पता है। ये एक वॉर है दो भाइयों के बीच राजगद्दी पाने के लिए। कौन सही है कौन गलत है ये फैसला मैं बाकी सब लोगों पे छोड़ता हूँ। ये किस्सा सुनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को जयपुर के लोगों को इस वॉर के बारे में नहीं पता। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सवाई जय सिंह द्वितीय की मृत्यु से। सवाई जय सिंह द्वितीय ये बहुत फेमस राजा थे और उनके बहुत सारे राजनीतिक संबंध थे, गठबंधन थे मुगल्स के साथ और बाकी के राजस्थान और आसपास के राजाओं के साथ। 1743 में सवाई जय सिंह द्वितीय की मृत्यु होती है और उसके बाद उनकी राजगद्दी मिलती है उनके पुत्र ईश्वर सिंह जी को। ईश्वर सिंह जी को जब गद्दी मिलती है उससे मेवाड़ के राजा जगत सिंह जी खुश नहीं होते। उनको लगता है कि माधो सिंह जी जो कि राजा जय सिंह द्वितीय की दूसरी पत्नी के पुत्र थे वो इस गद्दी के सही हकदार है, लेकिन उनकी बात कोई मानता नहीं है क्योंकि राजगद्दी मिल चुकी होती है। माधो सिंह जी उस गद्दी पे अपना क्लेम करते हैं और गद्दी को हासिल करने के लिए वो जयपुर पे हमला करते हैं। 1947 में माधो सिंह एक सेना इकट्ठी करते हैं और जयपुर पे हमला करते हैं। ये जो हमला हुआ इसको बैटल ऑफ राजमहल के नाम से जाना जाता है। इसमें माधो सिंह जी हार जाते हैं और उनको वापस लौटना पड़ता है, लेकिन वो थकते नहीं है, उनका इरादा नहीं टूटता और वो वापस जयपुर पे हमला करने की तैयारी शुरू कर देते हैं और लोगों से गठबंधन करते हैं। माधो सिंह एक बड़ी सेना बनाते हैं। माधो सिंह की सेना में मराठास, अफगान, पहाड़े के सैनिक, हाड़ा राजपूत जो बूंदी के हैं और यहाँ तक कि कछवाहा के कुछ रईस भी शामिल है। इसके विपरीत ईश्वर सिंह जी के पास सेना बहुत कम है, नंबर्स में वो बहुत कम है। अब उनके पास उतने सहयोगी नहीं है जितने उनके पिता के पास थे, लेकिन एक सहयोगी है जिनको वो बुला सकते हैं, वो है सूरजमल जी। ईश्वर सिंह जी सूरजमल जी को मदद के लिए बुलाते हैं। सूरजमल जी मना नहीं करते, तुरंत तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो ईश्वर सिंह जी के पिता जय सिंह द्वितीय को अपने पिता तुल्य समझते थे। सूरजमल जी स्वयं 10,000 की फौज लेके जयपुर पहुंच जाते हैं। ईश्वर सिंह जी और सूरजमल जी सोचते हैं कि जब तक कि माधो सिंह की सेनाएं इकट्ठी हो रही हैं, गैदर हो रही हैं, हर जगह से आ रही हैं, उससे पहले हम उन पे हमला कर देते हैं। बगरू में दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं। पहले दिन दोनों तरफ काफी नुकसान होता है। दूसरे दिन सूरजमल जी खुद नेतृत्व करते हुए मराठाओं पे हमला करते हैं और माधो सिंह की जो मराठा टुकड़ी थी उसको दूर तक खदेड़ देते। लेकिन एक ट्विस्ट आता है युद्ध में। मल्हार जो होते हैं, माधो सिंह की टुकड़ी, एक मल्हार की जो सेना होती है उसके 5,000 लोग जयपुर और बगरू के बीच की सप्लाई लाइन काट देते हैं। मतलब कि वो उस रास्ते पे कब्जा कर लेते हैं। अब कुछ भी सप्लाई जयपुर से बगरू नहीं आ सकती, कोई मदद नहीं आ सकती। इस वजह से ईश्वर सिंह जी, सूरजमल जी की सेना कमज़ोर पड़ने लग जाती है, उनके पास सप्लाई नहीं आती है, औजार नहीं आ पाते हैं, तो वो बगरू फोर्ट के अंदर चले जाते हैं और अपने आप को बंद कर देते हैं। अपने आप को हारता हुआ देखकर ईश्वर सिंह जी ने क्या किया कि माधो सिंह से बात करने की बजाय उन्होंने उनके जो सहयोगी लोग थे उनसे इंडिविजुअल बात करनी शुरू की। जैसे कि उन्होंने होलकर को बोला कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे, आप वापस चले जाइए। उन्होंने मराठास को बोला कि आपने जितना लूटा है हमें कोई दिक्कत नहीं, आप रख लीजिए। उन्होंने उमेश सिंह को बोला कि बूंदी का राज्य आपका, आप बूंदी रख लीजिए, बस हमें वापस जयपुर जाने दीजिए और हमें शासन करने दीजिए, हमें आपसे दिक्कत नहीं, आपको हमसे दिक्कत नहीं। तो यह सारे सहयोगी चले गए और माधो सिंह जी अकेले हो गए। इसके बाद ईश्वर सिंह जी वापस जयपुर आते हैं। अब इस लड़ाई के बाद सूरजमल जी की बहुत वाहवाही होती है, उन्होंने बहुत वीरता के साथ लड़ाई लड़ी और काफ़ी दुश्मन की सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, तो उनका यश बढ़ता है। लेकिन इस हार, क्योंकि ईश्वर सिंह जी ने एक तरीके से हार थी ईश्वर सिंह जी की, तो इस हार की वजह से उनको बहुत अपमानित होना पड़ता है, उनको बहुत अपमान फील होता है। वो बहुत सारे अपने अधिकारियों को सज़ा सुनाते हैं, बहुतों को मौत की सज़ा सुना देते हैं, बहुतों को गिरफ्तार कर लेते हैं और अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए पास के मारवाड़ राजाओं की मदद करते हैं, मुगलों के खिलाफ उनसे लड़ाई लड़ते हैं, छोटे मोटे जीत भी हासिल करते हैं। वो होलकर को अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाते हैं और होलकर उससे गुस्सा होते हैं और वापस से जयपुर पर हमला करते हैं। ईश्वर सिंह जी पहले ही अपनी हार से परेशान थे। ईश्वर सिंह क्या करते हैं कि जब सेनाएं पहुंच जाती हैं और युद्ध का टाइम आता है, जब होलकर पहुंच जाते हैं, ईश्वर सिंह जी अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। वो युद्ध के लिए बाहर नहीं आते। सब उनको बोलते हैं युद्ध के लिए, वो युद्ध के लिए बाहर नहीं आते, वो नहीं लड़ते और वो सुसाइड कर लेते हैं। एक राजा जो अकस्मात अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा बना और छोटी सी उम्र में ही उसने लड़ाई लड़ी अपने भाई के खिलाफ। एक दूसरा भाई जो चाहता था कि वो राजा बने और वो अपने भाई पे हमला करता है राज्य पाने के लिए, जो समझता है कि वो सही उत्तराधिकारी है और ये अपने आप को सही उत्तराधिकारी समझते हैं। एक अपने राज्य के लिए लड़ रहा है
जो गद्दी पे बैठा है और एक अपने हक के लिए लड़ रहा है। दोनों अपने अपनी जगह सही हो सकते हैं, ये इसी नज़रिए का फ़र्क है। लेकिन ये जो युद्ध है, ये जयपुर वाले नहीं जानते कि ऐसे ईश्वर सिंह जी ने किस तरह से लड़ाई लड़ी, बगरू में क्या हुआ, कितने लोग मारे गए बगरू के, जयपुर के, और ये मराठा अफगानों के साथ मिलके और राजपूत राजा बाकी लोगों के साथ मिलके एक राजपूत राजा पे हमला कर रहे हैं। कम से 5 से 6 हज़ार लोगों के नाक कान ये काटे गए बगरू में, बहुत नुकसान हुआ। युद्ध हमेशा नुकसान ही लेके आता है। तो ये किस्सा था छोटा सा, इस दौरान और भी लड़ाइयाँ हुई और ऐसी कुछ और किस्से कहानियाँ हैं जयपुर की, जयपुर के आसपास के, राजस्थान की, जो कि छुपी ढकी हैं, जिनको जानना चाहिए। ऐसी एक अगली मैं कहानी लेके आऊँगा जयपुर के एक ऐसे राजा के बारे में जिसका नाम तो आज के यूथ ने सुना है शायद, लेकिन उनकी वीरता के बारे में पता नहीं है। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे जयपुर के भूतपूर्व राजा के बारे में और उनके वीरता का किस्सा जिसको पूरे देश ने सलाम किया, लेकिन जयपुर का यूथ अनजान है। मिलेंगे वापस से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, शब्बा खैर।